मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल, सह आचार्य राजनीतिक विज्ञान विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। अपने गत लेक्चर में मैं आपसे मार्क्स के द्वंद्ववाद के बारे में बात कर रहा था और मार्क्स के बारे में ही आगे बात करते हुए आज हम मार्क्स के इतिहास संबंधी दर्शन के बारे में बात करेंगे। इस विषय पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मानव समाज सदा से ही बदलता आया है। सामाजिक जीवन में कभी परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं और कभी ये अति शीघ्रता के साथ हो जाते हैं। कभी साधारण सा परिवर्तन आने में बहुत लंबा समय लग जाता है तो कभी अत्यंत क्रांतिकारी परिवर्तन यकायक या अचानक ही हो जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्यों होते हैं, इनका क्या रहस्य है, बहुत समय तक इसका उत्तर लोगों के पास नहीं था। ज़्यादातर यही माना जाता था कि प्राकृतिक जगत और मानव समाज में जो भी परिवर्तन है वो ईश्वरीय इच्छा के परिणाम स्वरूप होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हिंदू दार्शनिक ज़्यादातर विषय पर ये कहते हैं कि विश्व में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की लीला का परिणाम है। कुछ हद तक पश्चिमी जगत में भी इसी प्रकार के विचार माने रहे हैं। वहाँ भी ये मत रहा है कि जो कुछ भी समाज में और दुनिया में हो रहा है वो ईश्वरीय योजना के अनुसार ही हो रहा है। परंतु मार्क्स और एंजल्स इन सभी विचारों को अवैज्ञानिक मानते हैं और इनको अस्वीकार करते हैं। इन दोनों ने सामाजिक विकास की आर्थिक व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के आधार पर की है। इसीलिए इनका इतिहास संबंधी दर्शन ऐतिहासिक भौतिकतावाद कहलाता है। मार्क्स ने जब इतिहास की आर्थिक व्याख्या की तो उसने बताया कि मानव समाज के विकास का इतिहास किसी दैवीय परिस्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि भौतिक और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण इतिहास में परिवर्तन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन उल्टे सीधे ढंग से ना होकर किसी निश्चित नियम के अनुसार होते हैं। समाज का विकास किसी शक्ति की प्रेरणा के अनुसार नहीं होता, बल्कि स्वयं उसके निश्चित नियम हैं जिनका अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। सामाजिक विकास के रूप के निर्धारण में भौतिक और आर्थिक परिवर्तन ही सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। मार्क्स का मानना है कि भौतिक परिस्थितियां ही सामाजिक जीवन के अस्तित्व और उसके विकास का आधार होती हैं। मार्क्स ने सामाजिक विकास की दृष्टि से वास्तविक रूप में महत्वपूर्ण भौतिक परिस्थितियों में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन, समाज की उत्पादक शक्ति और उत्पादन संबंधों को ही महत्वपूर्ण माना है। उत्पादन की विधि के बारे में बात करते हुए मार्क्स ने कहा है कि ये वो विधि है जिससे समाज के विकास की गति का निर्धारण होता है। उत्पादन के साधनों के बारे में बात करते हुए उसने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों और उपादानों की आवश्यकता होती है। जैसे कपड़े को बनाने के लिए हथकरघा और आधुनिक काल में मशीन का उपयोग होता है। मकान बनाने के लिए ईंट, लोहा, गारा, सीमेंट आदि की आवश्यकता पड़ती है। और
वर्तमान में ये साधन पूंजी और श्रम के रूप में परिवर्तित हो गया है। जहाँ तक समाज की उत्पादक शक्ति का सवाल है, मार्क्स का कहना है कि उत्पादन के ये उपरोक्त सभी साधन और उत्पादन करने के लिए मानव शक्ति या मैन पावर की आवश्यकता होती है। लोग न केवल मशीन, औजार और यंत्र का निर्माण करते हैं, बल्कि उन्हें चलाते भी हैं और उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। इसलिए मार्क्स का मानना है कि उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया में मनुष्य की शक्ति या मैन पावर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका प्रभाव मानव समाज के विकास की गति पर पड़ता है। उत्पादन के बारे में चर्चा करते हुए मार्क्स का मानना है कि उत्पादन के साधनों को प्रभावकारी ढंग से प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार से समाज को संगठित होना होता है। मार्क्स ने इन संबंधों को उत्पादन संबंधों की संज्ञा दी है। इस विषय को समझाते हुए वो कहता है कि उत्पादन के बुनियादी साधनों के स्वामित्व का रूप जब व्यक्तिगत होता है तो उसमें उत्पादन का काम करने वाले लोग केवल काम करने वाले के रूप में काम करते हैं। समाज की स्थिति पूंजीवादी व्यवस्था की वर्तमान स्थिति है। यह समाज शोषकों व शोषितों के दो परस्पर विरोधी वर्गों में बटा है। राज्य शोषक वर्ग के हाथों में शोषितों के शोषण का एक यंत्र बन जाता है। मार्क्स का कहना है कि किसी भी समाज में आर्थिक उत्पादन के संबंध जैसे होते हैं, समाज की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाएं तथा कानून, दर्शन, कला और साहित्य भी उसी प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं। मार्क्स कहता है कि हमारी भौतिक परिस्थितियों के अनुसार ही द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के नियम के अनुसार सारी परिस्थितियां बदलती हैं। मनुष्य के जीवन में जब पहले उत्पादन के साधन बहुत साधारण थे, तब समाज का विभाजन नहीं हुआ था, परंतु परिवर्तन की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी आई जहां पर समाज का विभाजन हो गया और उत्पादन के भौतिक तत्व बदल गए। ऐसी दशा में उत्पादन संबंध नई भौतिक परिस्थितियों में एक असंगति बन गए और इनके अंतर्विरोध के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। समाज में क्रांतियां इसी असंगति के कारण होती हैं। मार्क्स जब इतिहास की आर्थिक व्याख्या करता है तो उसने मनुष्य के जीवन में सामाजिक विकास की कुछ प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली अवस्था है आदिम अवस्था। इस अवस्था में उत्पादन के ढंग साधारण थे। मनुष्य आवश्यक तत्वों को प्रकृति से प्राप्त करता था, यहाँ तक कि काम करने के औजार पत्थर के मामूली औजार थे। उत्पादन के संपूर्ण उपादान पर पूरे समाज का अधिकार था। निजी संपत्ति जैसी कोई प्रथा नहीं थी, क्योंकि परिवार नाम की संस्थाएं भी नहीं थी। इस स्थिति में ना कोई किसी का शोषक था, ना ही किसी के द्वारा शोषण संभव था। परंतु इस अवस्था में द्वंद्ववाद के कारण परिवर्तन आए।
मार्क्स का कहना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के अनुसार कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती और इस कारण पत्थरों के औजारों का स्थान धातु के औजार ने ले लिया। मनुष्य खेती करने लगा, पशुपालन करने लगा और इस तरह वो ज़मीन के साथ बंध गया। उत्पादन के इन भौतिक साधनों में परिवर्तन होने के कारण आदिम अवस्था दास अवस्था में परिवर्तित हो गई, क्योंकि मनुष्य का घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया। कृषि के आविष्कार के कारण स्थायी रूप से मनुष्य ने एक जगह रहना शुरू कर दिया। यहीं से परिवार की उत्पत्ति हुई और विपक्षी को जहाँ पहले आदिम अवस्था में मार दिया जाता था, उसे दास के रूप में रखने की प्रथा का भी प्रचलन शुरू हो गया। इस तरह समाज दो भागों में बट गया, एक तो स्वामी और दूसरे दास। स्वामी शोषक था और दास शोषित था और इस प्रकार दास अवस्था में आदिम साम्यवादी समाज की समानता और स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इसके बाद मार्क्स कहता है कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, भौतिक परिस्थितियों में और अधिक परिवर्तन हुए और उसके परिणाम स्वरूप सामंतवादी अवस्था की उत्पत्ति हुई। यहाँ भूमि उत्पादन का मुख्य साधन बन गई। जीवन यापन की दृष्टि से भूमि का महत्व बढ़ गया और उसके बहुत बड़े भाग पर एक व्यक्ति का एकाधिकार स्थापित करने की प्रवृत्ति का उदय हुआ। इस तरह समाज में जो सबसे शक्तिशाली था वो राजा बन गया। उसने अपने मातहत सामंतों को और जागीरदारों को भी इसी प्रकार छोटे छोटे भूखंडों में बांटना शुरू कर दिया। कृषि से इस अवस्था में जो माल पैदा होता उसका अधिकांश भाग सामंतों को प्राप्त होता और आर्थिक दृष्टि से जो खेती करने वाला किसान है उसकी स्थिति दासों से कोई बेहतर नहीं थी। अंतर केवल इतना था कि जहाँ दास अवस्था में स्वामी का दास के ऊपर अधिकार अधिक था, वहीं सामंतवादी व्यवस्था में जमीन किसान की अपनी निजी संपत्ति थी। वो उसका स्वामी होता था, परंतु उसके साथ साथ ही जो शोषण की प्रवृत्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और सामंतों और किसानों के बीच जो शोषण का संबंध है वो यथावत बना रहा। इसी प्रकार कालांतर में उत्पादन का स्वरूप औद्योगिक हो गया और यहीं से पूंजीवादी अवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। उत्पादन घरेलू उपयोग से अतिरिक्त विनिमय व व्यापार की दृष्टि से होने लगा। मांग बढ़ने के कारण उद्योगपति और व्यापारी का एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आया जो उत्पादन के साधनों का स्वामी बन गया। उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कारीगरों और मजदूरों से वेतन पर काम कराना शुरू हो गया। मजदूरों के पास क्योंकि अपनी पूंजी का कोई प्रबंध नहीं था, इसलिए उनके पास कम वेतन पर ही काम करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस तरह से पूंजीवादी अवस्था में भी उद्योगपतियों के द्वारा कारीगर और श्रमिकों का शोषण किया जाता रहा। विज्ञान के विकास के साथ ही उद्योगों में मशीनों का प्रयोग शुरू हो गया। मजदूरों और काम करने वालों की दशा बिगड़ती चली गई और जो उद्योगपति थे वो आर्थिक दृष्टि से और अधिक पूंजीपति बनते चले गए। आर्थिक
महत्व प्राप्त होने के कारण इन उद्योगपतियों को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता चला गया। आर्थिक आधार पर इतिहास की व्याख्या करके मार्क्स ने हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था से वर्तमान पूंजीवादी अवस्था तक जो अपना विकास देखता है, उसमें जो भी परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों का मुख्य कारण आर्थिक है, और उत्पादन के साधनों में जैसे जैसे परिवर्तन होते चले गए उसके साथ साथ ही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भी बदलती चली गई।